हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 1 जनवरी और 2 जनवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल लैब का उद्घाटन किया है? हाइपरसोनिक विंड टनल लैब का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में, और इसका उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और क्या है ये हाइपरसोनिक विंड टनल? देखो, हाइपरसोनिक विंड टनल ये कोई खुद में वेपन नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से हम अत्याधुनिक हाइपरसोनिक वेपन को बना सकेंगे और इसी का रिसर्च इस लैब में किया जाएगा। हाइपरसोनिक वेपन जो होते हैं वो स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ होते हैं, मतलब कि अगर कोई हाइपरसोनिक वेपन है तो वो स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ काम करेगा। यानी कि लगभग स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड होता है 343 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 घंटे में लगभग 1250 किलोमीटर ये स्पीड होगी जो भी हाइपरसोनिक वेपन होगा उसका। यानी आप सोच सकते हो कि 1 घंटे में 1250 किलोमीटर, तो काफ़ी तेज़ी से ये चलते हैं। और अभी तक सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जिसके पास अपना खुद का हाइपरसोनिक विंड टनल है, यानी कि वो हाइपरसोनिक वेपन बनाने के लिए अपना रिसर्च करते हैं। पहला अमेरिका, दूसरा रशिया और तीसरा देश हमारा भारत बना है। और भारत में हाइपरसोनिक विंड टनल लैब का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में जहाँ पे ये किया गया है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम पे, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर ये लैब पहले से थी, और उसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लैब रखा गया है। और DRDO द्वारा यह लैब संचालित किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने वियतनाम के साथ कुल 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें डिफेंस, पेट्रोकेमिकल, एटॉमिक एनर्जी, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे शामिल हैं। कुछ और देख लेते हैं कि भारत ने किन किन देशों के साथ कौन कौन से समझौते किए हैं। भारत ने जापान के साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड समझौता किया है, जिसमें 5G नेटवर्क का समझौता है। दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे 5G नेटवर्क को विकसित करने में। सबमरीन केबल को डेवलप करने में, सबमरीन केबल नेटवर्क डेवलप करने में जापान मदद करेगा इंडिया की। और उसी के तहत अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इंडिया का, उसको चेन्नई से कनेक्ट किया जा चुका है, जिसका उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और दमन और दीव को कोची से कनेक्ट किया जा रहा है इसी सबमरीन केबल के द्वारा। ये दोनों आइलैंड हैं और ये फिर जो स्थलीय भूमि है उससे कनेक्ट किया जा रहा है सबमरीन केबल के द्वारा। इसको काफ़ी विस्तृत चर्चा इस पर पीछे जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो उसमें किया जा चुका है। तो यानी इंडिया और जापान ने कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए कोलैबोरेशन किया है। इंडिया ने कंबोडिया के साथ डिफेंस सेक्टर और हेल्थ एंड मेडिसिन सेक्टर के लिए समझौता किया है। और फिनलैंड के साथ इन्वायर प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए समझौता किया गया है। और वियतनाम के साथ डिफेंस, पेट्रोकेमिकल, एटॉमिक एनर्जी और क्लाइमेट चेंज जैसे कुल 7 समझौते किए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत से 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 8,341 करोड़ रुपए की लागत से कुल 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस उद्घाटन को किया है हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। इससे कुछ दिनों पहले ही अभी तेलंगाना में 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी गई नितिन गडकरी, जो कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा। तो ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट आता है वही एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, इससे पहले नितिन गडकरी जी ने कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण हो रहे हैं वो सिर्फ 2। एक तो राजस्थान अभी इस दिसंबर के लास्ट वीक में किया गया, और
फिर तेलंगाना का उससे थोड़ा पहले किया गया था। तो ये दोनों याद रखना है, तेलंगाना में 13,000 करोड़ रुपए का और राजस्थान में 8,341 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगर ये क्वेश्चन होता 13,000 करोड़ रुपए का तो फिर तेलंगाना आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? देखो, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो, इसके लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश किया है अमेरिका का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने, और ये निवेश किया गया है भारत में। इसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अमेरिका का एक संस्थान है इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने कुल 54 मिलियन का निवेश किया है, 54 मिलियन $, का निवेश किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये हमारे भारत देश का है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट होता है। मतलब रोड का बनना ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ब्रिज का बनना ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो ये पूरी परियोजना के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें 54 मिलियन $, का निवेश किया गया है। अमेरिका का एक संस्थान है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भारत की नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 54 मिलियन $, का निवेश किया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। हुआ क्या, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इसके लिए ही अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कुल 54 मिलियन $, का इन्वेस्टमेंट किया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? त्रिपुरा सरकार को कुल 2100 करोड़ रुपए की ऋण देने की घोषणा की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो और लोन दिए हैं भारत को उसके बारे में जान लेते हैं, और इसे आप नोट डाउन भी करोगे अगर आप नोट्स बना रहे हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वेस्ट बंगाल को कुल 50 मिलियन $, का लोन दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 132 मिलियन $, का लोन दिया है मेघालय को पावर क्वालिटी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुधार के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन $, का लोन दिया है दिल्ली टू मेरठ जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है उसके लिए। तो जो महत्वपूर्ण लोन है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है वेस्ट बंगाल को 50 मिलियन $, का, एशियन डेवलपमेंट का है 132 मिलियन $, का मेघालय को, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का 500 मिलियन $, का लोन है दिल्ली मेरठ का जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? देखो है क्या कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ये एक रूल एंड रेगुलेशन है जिसके तहत उन लोगों से बैंक पैसे वसूल करता है जो कि बैंक से लोन लेने के बाद पैसा नहीं देना चाहते हैं। क्या है ये? IBC का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये 2016 में ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि कोई लोन लेता है बैंक से और फिर लोन को वापस नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे वापस लेना है ये एक आपको मतलब ताकत दी गई है इस
नियम के तहत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अभी ब्लॉक कर दिया है, मतलब कोई भी बैंक इसका उपयोग अभी नहीं कर सकता है। पहले दिसंबर 2020 तक ब्लॉक किया गया था बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को, लेकिन फिर इसके डेट को 3 महीने एक्सटेंड कर दिया गया। मार्च 2021 तक कोई भी बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का इस्तेमाल करके अपना लोन वापस लेने के लिए इस नियम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बिजनेस डाउन है, लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी हद तक गिर गई है। इसी सब के मद्देनज़र सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोई भी जो लोन लिया है उससे ज़बरदस्ती इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत लोन वापस ना ले सके, इसीलिए इसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता को ही निलंबित कर दिया गया है। अब इसका निलंबन बढ़ाया गया है, पहले ये दिसंबर 2020 तक सरकार ने बोला था इसके लिए, लेकिन फिर अभी ये मार्च 2021 तक कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। एसोचैम का क्या काम है, एसोचैम का क्या रोल है? देखो, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंट्री में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि घरेलू और विदेशी व्यापार बढ़े, इसके लिए काम करता है एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं विनीत अग्रवाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एसोचैम की तरह ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। मतलब दोनों देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं और दोनों ही जो बिजनेस हैं इंडिया के उनको इन्हेंस करने के पर्पस से बनाया गया है। एसोचैम का जो मेन रोल है वो कंट्री के डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है, और फिक्की, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसका जो मेन रोल है ये बिजनेस एजुकेशन और बिजनेस में टेक्निकल एजुकेशन को कैसे लागू किया जाए इस पे काम करता है। साथ ही साथ ये इकोनॉमिक रिसर्च एंड इनकरेज करता है साइंटिफिक तरीके से बिजनेस डेवलप करने के लिए, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हों वो साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू डेवलप हों। फिक्की इस पे काम करता है और एसोचैम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने पे काम करता है। और एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को ही ऑपरेशन विजय में गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया गया था और इसी दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा देश तो 1947 को आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन, लेकिन गोवा आज़ाद हुआ 19 दिसंबर 1961 को, मतलब कि अपने देश के आज़ादी के कितने सालों बाद, 47 में देश आज़ाद हुआ और 61 में गोवा आज़ाद हुआ, यानी कि 14 ईयर के बाद, जब हमारा पूरा देश आज़ाद हो चुका था उसके 14 साल बाद गोवा और दमन दीव आज़ाद हुआ। गोवा और दमन दीव पर पुर्तगालियों ने शासन किया था और इनके शासन को, मतलब गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए इंडियन आर्मी को ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा था और उसी ऑपरेशन विजय के तहत ही गोवा को मुक्त करा दिया गया था। गोवा दमन दीव इन तीनों को एक साथ मुक्त कराया गया था ऑपरेशन विजय में, और 19 जुलाई को गोवा द्वारा गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने पहली बार किस वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? देखो, WHO ने फाइजर की वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। इससे पहले स्पुतनिक वी, ये रशिया का वैक्सीन है, रशिया ने इसे लॉन्च किया लेकिन WHO ने इसे मान्यता नहीं दी। WHO का कहना था कि ये जो रूल एंड रेगुलेशन है वैक्सीन के, जितना ट्रायल होना चाहिए था उतना ट्रायल इस वैक्सीन द्वारा नहीं किया गया है। तो स्पुतनिक वी, हालांकि रशिया के लोगों को स्पुतनिक वी का वैक्सीनेशन कराया गया लेकिन वो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन नहीं थी।
लेकिन अभी फाइज़र एंड बायोएनटेक कंपनी दोनों ने मिलकर एक बनाई वैक्सीन जिसका नाम है तोजिनामेरॉन। तोजिनामेरॉन को ही WHO ने मंजूरी दी है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। हालांकि ऑप्शन में सिर्फ फाइज़र है, बायोएनटेक नहीं है, तो आंसर हम सिर्फ फाइज़र का लगाएंगे। लेकिन इसको विकसित किया है फाइज़र एंड बायोएनटेक दोनों ने मिलकर। फाइज़र ये आपकी ब्रिटेन की कंपनी है, नहीं सॉरी, फाइज़र ये अमेरिका की कंपनी है और बायोएनटेक ये जर्मनी की कंपनी है। दोनों ने मिलकर तोजिनामेरॉन नाम की इस वैक्सीन को डेवलप किया है। और फाइज़र और बायोएनटेक की तोजिनामेरॉन को सबसे पहले इंग्लैंड ने अपने वहाँ पे इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी। फिर उसके बाद अमेरिका ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी अपने वहाँ पे। अभी WHO ने भी इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाम याद रखेंगे, तोजिनामेरॉन। ये वैक्सीन बनाई गई फाइज़र और बायोएनटेक द्वारा मिलकर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बायोएनटेक है नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया हेमंत कुमार पांडे को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हेमंत कुमार पांडे ने ल्यूकोसिन हर्बल दवा बनाया है। ल्यूकोसिन क्या है? एक बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा, जिसमें क्या होता है, वाइट वाइट पैचेस पड़ जाते हैं इंसान के पूरे स्किन पर। और इसमें क्या होता है, मिलेनिन जो पिगमेंट होता है वो मिलेनिन पिगमेंट बनना बंद हो जाता है इंसान की बॉडी में, जिससे क्या होता है कि वाइट वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। कई सारे लोगों ने देखा होगा ऐसे लोगों को जिनके पूरे शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इसको ल्यूकोडर्मा बीमारी बोलते हैं। ल्यूकोडर्मा बीमारी के लिए हेमंत कुमार पांडे ने एक हर्बल दवा बनाई है जिसका नाम है ल्यूको स्किन, और ये काफ़ी कारगर दवा है। इसके साथ ही साथ इन्होंने अपने 7 पेटेंट को भी दायर किया है। 7 पेटेंट मतलब कि ये सारे पेटेंट हर्बल होंगे, और इसी में ल्यूकोडर्मा का उत्पाद भी ये है ल्यूकोसिन। इसी वजह से इन्हें DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन ने किस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है? देखो, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ये हमारे इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। कोई दवा मार्केट में लॉन्च होने से पहले, कोई वैक्सीन इंडिया की मार्केट में आने से पहले उस वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से परमिशन लेनी होती है। तो कोविड-19 की वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। देखो, एक वैक्सीन है कोवैक्सीन, ऑप्शन ए भी करेक्ट है इसका, और कोविशील्ड, दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। देखो, जो कोवैक्सीन है इसे भारत की कंपनी है भारत बायोटेक, इसने बनाया है। भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन, इसको भी मंजूरी दे दी गई है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। और जो कोविशील्ड है ये बनाई गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये यूके की और एस्ट्राजेनिका ये अर्जेंटीना की कंपनी है। दोनों ने मिलकर कोविशील्ड बनाया है। कोविशील्ड को भी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। देखो, ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनिका द्वारा बनाई गई वैक्सीन, देखो इसका जो फार्मूला रेडी किया गया ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है उसके द्वारा किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के सामने जो अपनी शर्त रखी थी वो ये थी कि मैन्युफैक्चरिंग का पूरा 50%
वो इंडिया को देगी और 50% जहाँ भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका बोलेगी वहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखो, भारत बायोटेक का 100% अपना इंडियन हो गया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 50% वैक्सीन कोविशील्ड ये इंडिया को प्रोवाइड करेगी। इन दोनों वैक्सीनों को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को ही भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिति 2021 की मेज़बानी करेगा? हमारा प्यारा भारतवर्ष ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिति 2021 की मेज़बानी करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वन्य जीव संगठन समिति की फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्ट पहल के तहत विद्युत लाइनों से होने वाली मृत्यु को कम करने से किस पक्षी का संरक्षण में फोकस है? देखो, एक पहल चलाई जा रही है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्ट, यानी कि जो बर्ड हैं उनको डाइवर्ट करना उनके रास्ते से। किसके द्वारा चलाया जा रहा है इस पहल को? ये पहल चलाया जा रहा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, और इनका साथ दे रहा है वन जीव संरक्षण समिति। दोनों मिलकर फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्ट पहल को चला रहे हैं। ये क्या है? देखो, रात के समय जब बर्ड्स उड़ती हैं, कुछ ऐसे बर्ड हैं जो रात में उड़ते हैं, तो ये तारों से टकरा जाते हैं। जो बिजली के तार ऊपर से गए होते हैं हाई वोल्टेज पावर के, उससे टकरा जाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी से बचाव के लिए फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्ट पहल की शुरुआत की गई है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वन्य जीव संरक्षण समिति के द्वारा। अब देखो, इससे बचेंगी तो कई सारी बर्डें जो रात में फ्लाई करती हैं, लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो किस पक्षी के संरक्षण पे फोकस है? ये फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्ट पहल, तो इसका मेन जो फोकस है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे पहल के तहत फोकस करके काम किया जा रहा है। हालांकि इससे जो भी पक्षी रात में उड़ते हैं उन सबका संरक्षण होगा, लेकिन मेन फोकस जो है इस पहल का वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण। इसमें क्या करेंगे, तार जो है उस पर एक ऐसी लाइट लगाई जाएगी कि जब बर्ड उसके 50 मीटर के आसपास आएगा तो वो लाइट अपने आप जल उठेगी, जिससे जो ये बर्ड्स हैं ये अपना रास्ता खुद ब खुद परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि ये लाइट उनके आंखों पे सीधी रोशनी डालेगी और ये बर्ड्स अपना रास्ता परिवर्तित कर देंगे। फिर तारों से ये जाके टकराएंगे नहीं, जिससे इनकी होने वाली जो संभावित मृत्यु है उसको टाला जा सकेगा। तो फोकस में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हालांकि इससे जो भी बर्ड हैं रात में फ्लाई करते हैं उन सब का संरक्षण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर है? बिहार का पहला ग्लास ब्रिज ये बनाया गया राजगीर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये पूरे इंडिया का दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहला ग्लास ब्रिज ये मैंने आपको क्वेश्चन में कराया था, वो स्थित है ऋषिकेश में, और दूसरा ग्लास ब्रिज ये राजगीर बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर पहले का क्वेश्चन आता कि पहला भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे स्थित है, तो वो ऋषिकेश में है, और ये बिहार वाला राजगीर वाला ये भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान बुरेवी ने श्रीलंका में भूस्खलन किया और तमिलनाडु और केरला को भी प्रभावित किया। बुरेवी का नाम किसके द्वारा रखा गया है? देखो, जो बुरेवी है इसका नाम रखा गया है मालदीव के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बुरेवी ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया, साथ ही साथ इसने श्रीलंका को भी प्रभावित किया। कुछ और जो चक्रवाती तूफान हैं, जो साइक्लोन है, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया और किस देश ने उसका नाम रखा, ये आप नोट डाउन करोगे। निसर्ग का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया और इसने प्रभावित किया महाराष्ट्र को। फेनी का नाम भी बांग्लादेश ने दिया और इसने प्रभावित किया ओडिशा
वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश को। और ये क्वेश्चन हम करे ही कि बुरेवी का नाम मालदीव द्वारा दिया गया, इसने श्रीलंका, केरल और तमिलनाडु को प्रभावित किया। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ भारत के संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? भारत ने फिलीपींस और अफगानिस्तान के साथ संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। क्या है ये संशोधित हवाई सेवा समझौता? देखो, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसी की वजह से ये समझौता किया गया है। इसमें ये समझौता है कि आप रिस्ट्रिक्शन के साथ भी कनेक्टिविटी को बेहतर कर सको, साथ ही साथ हेल्दी और सुरक्षित यात्रा, हेल्थी एंड सेफ ट्रेवलिंग हो जो हवाई यात्रा से करें, और कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल्स हों वो दोनों जगहों के एयरपोर्ट पे, फिलीपींस और अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट पर फॉलो कराए जाएं। इससे व्यापार, निवेश, पर्यटन और संस्कृति का आदान प्रदान हो, और दोनों देशों के बीच जो समझौते हैं वो मेनली फोकस है कि व्यापार, निवेश, पर्यटन ये सब को बढ़ावा मिल सके। इसीलिए सभी का फोकस मतलब इस सुरक्षित यात्रा पर है, और ये संशोधित हवाई यात्रा का समझौता कोविड-19 पैंडेमिक के मद्देनज़र किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तमिलनाडु के रोड सेफ्टी मॉडल के समान रोड सेफ्टी के लिए डेटा संचालित सिस्टम को लागू करने में मदद करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता किया है? देखो, तमिलनाडु का रोड सेफ्टी मॉडल ये बहुत ही फेमस रोड सेफ्टी मॉडल है, और राजस्थान सरकार भी उसी तरीके का रोड सेफ्टी मॉडल अपने वहाँ पर लॉन्च हो, इसके लिए उसने आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट तमिलनाडु के रोड सेफ्टी मॉडल को राजस्थान में भी लागू करने में मदद करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। और कौन कौन सी आईआईटीज़ हैं जिन्होंने 2020 में मतलब कि महत्वपूर्ण समझौते किए हैं किसी गवर्नमेंट से, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर किसी भी मतलब जो भी महत्वपूर्ण समझौते आईआईटीज़ के हैं? देखो, आईआईटी कानपुर ने इंडियन रेलवे से समझौता किया है। इंडियन रेलवे के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है आईआईटी कानपुर। आईआईटी दिल्ली ने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से समझौता किया है बिहार में पोल्यूशन को कम करने के लिए। आईआईटी गुवाहाटी ने असम गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है असम में नए स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए। और आईआईटी जोधपुर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है रोडों के डेवलपमेंट के लिए, मतलब अच्छी रोडें विकसित की जाएं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल की अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए आरबीआई द्वारा किसे मंजूरी दी गई थी? 3 साल की अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए आरबीआई द्वारा मंजूरी दी गई थी संदीप बत्रा को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई, लगभग 10 से 15 दिन हो गया, इसीलिए क्वेश्चन में मंजूरी दी गई थी हो गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संदीप बत्रा ये आईसीआईसीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करेंगे, और इसकी मंजूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और ये नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा लॉन्च किया गया? देखो, क्या है ये भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? ये है डीजी बॉक्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप गूगल ड्राइव यूज़ करते होंगे, गूगल ड्राइव भी क्लाउड सर्विस है और डीजी बॉक्स भी क्लाउड सर्विस है। क्लाउड सर्विस मीन्स कि इसमें आप इमेज को, डॉक्यूमेंट्स को, वीडियोस को, डेटा को संरक्षित रख सकते हो। अब क्या है, गूगल ड्राइव में जो हम डेटा संरक्षित रखते हैं वो
मतलब कि आप सोचो कि विदेशों में चला जाता है। लेकिन डीजी बॉक्स हमारा पूरी तरीके से इंडियन है और ये भी क्लाउड सर्विस पर ही पूरी तरीके से बेस्ड है, जैसा कि गूगल ड्राइव भी क्लाउड सर्विस पे बेस्ड है और डीजी बॉक्स भी क्लाउड सर्विस पर बेस्ड है। और डीजी बॉक्स में कुल 20 GB डेटा फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये गवर्नमेंट का है, डीजी बॉक्स जो है ये गवर्नमेंट का ऐप है और इसमें 20 GB डेटा फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें आप अपने इमेज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो को रख सकते हो। डीजी बॉक्स को दो तरीके से यूज़ करा जा सकता है, एक तो इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई इंटरप्राइजेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्राइजेस के रूप में यूज़ करने पे इसमें कौन से डॉक्यूमेंट की परमिशन किस एम्प्लॉय को देनी है, ऐसे ऑप्शन भी इस डीजी बॉक्स में मौजूद हैं। तो आप गूगल प्ले पर जाके डीजी बॉक्स को डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हो। ये 100% इंडियन है, जिसमें आपको 20 GB फ्री डेटा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। डीजी बॉक्स को कंफ्यूज नहीं करना है डीजी लॉकर से। डीजी लॉकर ये 2016 में ही गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। इसमें 1 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है, जिसमें ई डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं और ये सभी के सभी ई डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही इसमें रखे जाते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले, डीजी लॉकर को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इसमें आधार कार्ड को लिंक किया जाता है। फिर उसमें आप अपने पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी अपनी मार्कशीट किसी भी क्लास का या फिर कोई सा भी पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब रख सकते हो और ये डिजिटली वेरीफाइड होता है सरकार की तरफ से। अब आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है हार्ड कॉपी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो कि डीजी लॉकर में है, क्योंकि वो ऑलरेडी वेरीफाइड करने के बाद ही उसमें संरक्षित होता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस डीजी लॉकर का अगर पुलिस को दिखाते हो तो पुलिस उस ड्राइविंग लाइसेंस को मानने पर बाध्य होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड होके ही डीजी लॉकर में सेव होता है। तो डीजी लॉकर अलग चीज़ है, डीजी बॉक्स अलग चीज़ है। होप कि आप सभी समझ गए होंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।